नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की दृष्टि से। टॉपिक कुछ ये है कि अभी हमारे पास लगभग अगर हम बात करें तो मार्च को छोड़ देते हैं, अप्रैल, मई और जून अगर इसको हम ऐड करते हैं तो लगभग 75 से 80 दिन हमारे पास शेष बचे हैं प्रारंभिक परीक्षा यानी एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमारे पास शेष जो समय है वह है लगभग 75 से 80 दिन। लेकिन अभी कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या, पहला प्रश्न, क्या ये जो 75 से 80 दिन है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए पर्याप्त है या नहीं। दूसरा प्रश्न ये कि हो सकता है आपको अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि क्या इतने दिनों में तैयारी सही तरीके से हो भी पाएगी या नहीं। तो दूसरा जो प्रश्न है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को लेकर है। दूसरा प्रश्न यह भी आ सकता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी छोड़ दी थी, अब फिर से तैयारी करना चाह रहे हैं, यानी तैयारी को लेकर प्रश्न है। इसके बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक मेंस की तैयारी कर रहे थे, अब प्रीलिम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, लेकिन समय को देखकर एक मन में डर है कि क्या इतने समय में तैयारी हो पाएगी या नहीं। तो अगर हम बात करें मेंस के बाद तैयारी, तो देखिए इन सभी को हम एक बात लेकर बात करेंगे कि आखिर 75 से 80 दिन पर्याप्त है भी या नहीं, और अगर पर्याप्त है तो किस तरीके से तैयारी करें। ठीक है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब इन सभी में से कोई ना कोई डाउट आपका होगा ही, या हो सकता है मैंने कुछ डाउट नहीं लिख पाया हूं, वह डाउट आपका हो सकता है जिसकी वजह से आप वीडियो देख रहे हैं। तो अंत तक बने रहिए, आपको पूर्ण बात समझ में आ जाएगी। जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं, तो हमें अगर प्रारंभिक परीक्षा निकालनी है तो हमारे जो मार्क्स होने चाहिए लगभग 70 से 75% तो होने चाहिए, तभी हम प्रीलिम्स देने के बाद मेंस की तैयारी को निसंकोच कर सकते हैं। इतने मार्क्स तो हमारे होने ही चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 70 से 75 क्वेश्चन अगर हमारे सही हैं तो हम मेंस की तैयारी बिना संकोच के कर सकते हैं, वरना ऐसा लगेगा कि प्रीलिम्स हमने दे दिया और हर दिन मन में इच्छा होगी कि मेरा प्रीलिम्स हो पाएगा या नहीं, मेरा इतने नंबर कम रह ना जाए, ऐसा कुछ जो भी डाउट है वे मन में आते रहते हैं। तो इतने क्वेश्चन तो हमारे सही होने ही चाहिए, जब जाकर हम मेंस की तैयारी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, मैं यहां सभी को एक साथ लेकर बात करूंगा कि अब इन 75 से 80 दिन में हमें तैयारी करना कैसे है। हमें क्या करना है, सबसे पहले 4 से 5 दिन लगाने हैं पुराने पेपरों में। जो पेपर हो चुके हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के, उन पेपरों को उठाना है। ज्यादा नहीं तो 2014 से लेकर 2020 तक के जितने भी पेपर प्रीलिम्स के हुए हैं उन सभी पेपरों को आप देखिए। जो आपका जीएस वाला पेपर है उसको देखिए अच्छे से, उसके जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से आप सोल्व कीजिए। कम से कम 2 से 3 बार इन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए, तो यहां से कुछ फैक्ट तो आपके कंप्लीट हो ही जाएंगे। होता क्या है, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह कि यहां से कभी कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। ठीक है, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे ही जो इन्हीं क्वेश्चनों से बन जाएंगे, जो आपने पेपर सॉल्व किया है यहीं से बन जाएंगे। और दूसरा कारण यह रहता है कि जब आप इन पेपरों को बार बार सॉल्व करेंगे तो आपका जो एनालिसिस कह सकते हैं, आप अवलोकन करना सीख जाएंगे। आपको ये समझ आ जाएगा कि आखिर ये जो प्रश्न बन रहे हैं जीएस के, ये वास्तव में कहां से बन रहे हैं और किस पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। इसका क्या फायदा है, इसका यह फायदा है कि एनालिसिस करने के कारण हम उस पोर्शन पर ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा फोकस कर पाएंगे और कम समय में हम ज्यादा अचीव कर पाएंगे, ज्यादा अंक अर्जित कर पाएंगे। समझ गए मेरा कहना। तो हमें क्या करना है, 2 से 3 दिन लगभग पुराने पेपरों को अच्छे से देखना है। अगर 4 से 5 दिन भी लगते हैं तो चिंता ना करें, अच्छे से पेपर को सोल्व कीजिए ताकि हमें समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जब हम इन पेपरों को सोल्व करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि किस पोर्शन से ज्यादा प्रश्न बनने हैं। तो हमने उठाया प्रीलिम्स का सिलेबस,
अच्छे तरीके से सिलेबस उठाने के बाद हमने देखा कि यार जो 3 इकाई है इसमें, इन 10 इकाइयों में से 3 इकाई एमपीजीके से है। और अगर हम विगत प्रश्न पत्र की बात करें, जो पुराना प्रश्न पत्र था उसमें आपने देखा भी है कि एमपीजीके से लगभग 30 से 35 प्रश्न आए हैं। इसका मतलब क्या कि 35% हमारी संभावना हो गई सही अंक प्राप्त करने की केवल एक सब्जेक्ट से। कौन सा सब्जेक्ट? एमपीजीके। तो क्यों ना हम एमपीजीके को सबसे पहले तैयार कर लेते हैं। लेकिन एमपीजीके का सिलेबस भी काफी बड़ा है, तो अब क्या करें? तो अब हमें करना क्या है, जब आप इन पेपरों को सोल्व करेंगे तो पेपर को सोल्व करने के बाद आप समझ जाएंगे कि सबसे ज्यादा एमपीजीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी से। एमपी का जो भूगोल है उस एमपी के भूगोल से हमारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हमने कहा ठीक भैया, सबसे पहले हम भूगोल तैयार करेंगे। आपने देखा, भूगोल को समझा, मैप के द्वारा पढ़ा तो कम समय में ज्यादा फायदा भी हो गया आपको। फिर आपने देखा हाँ, भूगोल से नदियों से भी प्रश्न आ रहे हैं। फिर आपने देखा खनिज से भी आ रहे हैं। इसका मतलब क्या कि हम सबसे पहले ज्योग्राफी वाले पोर्शन को अच्छा करेंगे, क्योंकि 30 से 35 प्रश्न में से 50%, 15 या 20 अंक इसी से आ जाते हैं। इसके बाद हमें अन्य जो हिस्सा है उसको तैयार करना है। इसके बाद हमने देखा कि इसमें 2 नई इकाई जुड़ी है। पहली इकाई है आयोग, और दूसरी इकाई की अगर हम बात करें तो वह है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। जब भी आप सिलेबस में चेंजेस देखते हैं, जो भी नया सिलेबस जुड़ता है, तो आप पाएंगे कि उस नए सिलेबस से क्वेश्चन बनते ही है। पुराने प्रश्न पत्र की बात करें तो लगभग 18 से 20 प्रश्न यहां से आपको मिलेंगे ही। इसका मतलब क्या कि हमें समझ आ गया कि हमें जैसे ही एमपीजीके कंप्लीट होता है, या एमपीजीके के साथ में हमें तैयार किसको करना है? हमें तैयार करना है आयोग को और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को। ठीक है, तो हमने अच्छे से आयोग को समझा, जो भी आयोग है, कब उसकी स्थापना हुई, कहां पर वह है, या उस आयोग से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य हमने जाने, और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित मुख्य तथ्य हमने जाने। जब आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो लगभग 18 से 20 प्रश्न, 18 से 20% सिलेबस आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सिलेबस भी छोटा है और इसे हमें काफी अच्छे तरीके से करना है। हमारे अंक यहां से गलत नहीं होने चाहिए, एक तो एमपीजीके से, दूसरा आयोग एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी से। फिर हम आगे बढ़े, हमने देखा कि एक इकाई ऐसी है जहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, वह है करंट अफेयर्स, समसामयिकी। तो हमने इसी के साथ को करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू किया। मेन चीजें जहां से प्रश्न बन रहे हैं उस तरीके के क्वेश्चंस को हमने देखा और करंट अफेयर्स को पढ़ने लगे। इसके बाद हमने देखा ज्योग्राफी वाले पोर्शन या पॉलिटी की बात करते हैं। एक इकाई आपकी पॉलिटी से संबंधित है, जिसे हम राज्य व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो पॉलिटी में आपने देखा, चूंकि आयोग कहीं ना कहीं पॉलिटी से संबंधित है, तो पॉलिटी और आयोग को हमने एक साथ पढ़ लिया। लगभग 10 प्रश्न हमारे यहां से कंप्लीट हो गए। इस सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये सिलेबस काफी छोटा है, और यहां से आपके अगर हम अंक की बात करें तो 30 अंक हम यहां के जोड़ लेते हैं, 30 क्वेश्चन, 20 प्रश्न यहां के जोड़ लेते हैं, यहां से 7 से 8 प्रश्न और 10 क्वेश्चन यहां से जोड़ लेते हैं, तो औसतन 8, 3, 2, 5 और 1, 6। देखिए 68 से 70 प्रश्न आपके यहीं पर कंप्लीट हो गए। आपने अभी तक इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ा है, साइंस को नहीं पढ़ा है, ज्योग्राफी को नहीं पढ़ा है, पर्यावरण को नहीं पढ़ा है, और भी बहुत सी चीजें नहीं पढ़ी। केवल छोटे से छोटे सिलेबस में आपके इतने अंक निश्चित हो गए। अब आपने देखा कि हम ज्योग्राफी को देखते हैं। जब आपने पुराने पेपरों को देखा तो आप समझे कि ज्योग्राफी में आपके 2 हिस्से हैं, एक है वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक है इंडियन ज्योग्राफी। तो आपने देखा कि भारत का भूगोल जो है यहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, तो क्यों ना भारत के भूगोल को अच्छे से कर लिया जाए। यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी को आपने बाद में पढ़ा, सबसे पहले आपने इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल का काफी अच्छे तरीके से अध्ययन किया। लगभग 7 प्रश्न हम यहां पर जोड़ देते हैं।
तो पहले अगर आप इस सिलेबस को काफी अच्छी तरीके से करते हैं और उसके बाद शेष बचा हुआ सिलेबस, चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, देखिए हमें एनर्जी कहां पर लगाना है और कहां पर नहीं लगाना है, इन दोनों के बीच का फर्क समझना होगा। इतिहास की जब हम बात करते हैं तो इतिहास हमारा जो सिलेबस है काफी बड़ा है और इतिहास के प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों की जो प्रकृति है, अगर हम उनकी बात करें तो बहुत ही कठिन प्रश्न रहते हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत ही डीप में जब आप इस चीजों को पढ़ेंगे, बहुत गहनतम रूप से इसका अध्ययन करेंगे, तो ही आप इतिहास के क्वेश्चन सही कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि या तो हम इसे सबसे बाद में पढ़ें, या फिर अगर हमारे पास समय है तो हम इसका गहनतम अध्ययन करें। फिर इसके बाद जब हम पेपरों को देखते हैं, फिर हमें समझ में आता है कि हमें मॉडर्न इंडिया की बात करें, आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें, तो क्यों ना हम सबसे पहले उसे कंप्लीट करें। पता लगा आप प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में ही उलझे रहें और वहां से प्रश्न ही ना बने, या वैसे प्रश्न बने जो आपसे ना बने। तो आपको समझ में आया जब आपने पुराने पेपरों को सोल्व किया कि भैया यहां पर तो प्राचीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन का जो अनुपात है वे कम दिख रहा है, हमें जो क्वेश्चन का अनुपात दिख रहा है वे दिख रहा है कहां से, आधुनिक भारत के इतिहास से। तो क्यों ना आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से कर लें। तो आपने इतिहास में सबसे पहले किसे पढ़ा, मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ा। तो आप इस प्रकार से अगर स्ट्रेटजी बनाएंगे, इस तरीके से तैयारी करेंगे, तो निश्चित रूप से कम समय में आप ज्यादा अंक प्राप्त करेंगे। फिर इसके बाद आपने देखा कि हमने नोट्स भी यहां पर सिलेक्ट कर लिए हैं। अब नोट्स सिलेक्ट हो चुके हैं तो हमें क्या करना है, इस कम से कम समय में हमें ध्यान कर इस तरीके से यहां पर कार्य करना है कि हम बार कह सकते हैं इसका अधिक से अधिक बार रिवीजन कर सके। ठीक है, रिवीजन पर हमें जोर अत्यधिक देना है। तो हमने क्या देखा कि हमें सबसे पहले उन प्रश्नों को सोल्व करना है या उस सिलेबस को कंप्लीट करना है जहां से प्रश्न बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी ऐसे सब्जेक्ट में उलझे रहे जहां से कम कह सकते हैं आपका प्रश्न पूछे जाते हैं और आपने उसमें समय काफी लगा दिया। तो हमें ऐसे सिलेबस, ऐसे सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट करना है जहां से प्रश्न निश्चित रूप पर ज्यादा आते हैं, और उस सिलेबस को बाद में करना है जहां से प्रश्न पूछने की संभावना अन्य सब्जेक्ट की अपेक्षा कम है। आपने अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पाए हैं तो इस स्ट्रेटजी से अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप पर आप सफल हो पाएंगे और आपका प्रीलिम्स आसानी से निकल जाएगा। धन्यवाद।